वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार और 106 कोड हम पढ़ रहे थे। बुक का नाम है इन्फॉर्मेशन सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन सोर्सेज जो ये बुक है इसकी आज हम लास्ट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 4। इसके साथ ही 106 कोड की जो ये बुक है इन्फॉर्मेशन सोर्सेज ये आपकी फिनिश हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन सेंटर्स, इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, मास मीडिया और डाटाबेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से ले लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। किसी संस्था अथवा संगठन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं जिनमें मानव समूह की सहभागिता तथा कार्य निष्पादन का परिणाम ही मानव संसाधन प्रक्रिया से संबद्ध होता है, जिसके संचालन में मानवीय प्रबंधन का विशेष योगदान होता है, जो संगठन को विश्वसनीयता प्रदान करता है और इसके अतिरिक्त भावी वृद्धि एवं विकास के लिए दिशा निर्देश देता है। मानव संसाधन प्रक्रिया संगठन के कर्मचारियों में उनके कौशल तथा परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में योगदान प्रदान करती है। संगठन को अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। कौन कौन सी हैं वो सुविधाएं? उनकी वर्तमान तथा आगामी भूमिका तय करना और कार्य निष्पादन के लिए उनकी क्षमता और कौशल में प्रभावशाली वृद्धि करने के लिए। दूसरा, उनके स्वयं की क्षमताओं के विकास तथा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कर्मचारियों की आंतरिक शक्तियों को खोजने और उनका दोहन करने के लिए। संगठन में कर्मचारियों के मध्य संगठनात्मक संस्कृति की भावना विकसित करने और उनमें सामूहिक कार्य की प्रवृत्ति, व्यवसायिक कल्याण तथा आत्मगौरव का भाव सम्मिलित करने हेतु। उद्देश्य तथा आवश्यकता, उपभोक्ता की संतुष्टि तथा प्रदान की जाने वाली सेवाएं एवं उत्पाद की गुणवत्ता ही संगठन की प्रसिद्धि को बढ़ाती हैं एवं सफलता को सुनिश्चित करती है। इसलिए निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन आवश्यक है: अस्तित्व तथा स्थिरता, वृद्धि तथा विकास, परिवर्तन तथा विविधता, क्रियाकलापों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बेहतर तालमेल करना, क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने की भूमिका का निर्वाह करना, उपभोक्ताओं की संतुष्टि, सद्भावना तथा प्रसिद्धि अर्जित करना। मानव संसाधन विकास प्रक्रिया, मानव संसाधन विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ उपकरणों, क्रियाविधियों और तकनीकों का नियोजन मात्र नहीं है। एक संगठन के विकास एवं सफलता में स्वस्थ वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके तथ्य क्रियाविधियों, उपकरणों और तकनीकों का लगातार निरीक्षण करते रहना होता है। इस प्रक्रिया में संगठन के अंदर मूल्यांकन, सेवा निर्धारण, कार्य विश्लेषण, कार्य संस्कृति, नवीनीकरण इत्यादि संगठनात्मक नियोजन के प्रमुख घटक होते हैं, जिनके आरोपण के द्वारा मानव संसाधन प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है और ये सभी तत्व प्रभावी प्रबंधन में निहित होते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र में मानव संसाधन कार्यक्रम के आधार। सामान्य रूप से भारत में पुस्तकालयों की स्थिति अनुकूल नहीं है। कर्मचारियों की संख्या तथा बजट की दृष्टि से अधिकांश पुस्तकालय साधन विहीन हैं। यद्यपि राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा कुछ सूचना केंद्र भी हैं जो कि स्वतंत्र रूप से तथा पृथक संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादों तथा सेवाओं के विकास तथा निर्माण में सहायक तत्वों में निम्नलिखित पर ध्यान देना आवश्यक होता है। मानव संसाधन कार्यक्रम के विकास के आधार हैं कार्मिक नियोजन, आधुनिक सूचना उत्पादों तथा सेवाओं से परिचित करना, पाठक संतुष्टि, उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता, नवीन कौशलों तथा विज्ञान का संचय करना, कार्मिकों को कार्यरत करने के लिए कार्य विश्लेषण, निष्पादन, मूल्यांकन, परामर्श तथा शिक्षण, संगठनात्मक दृष्टि, अनुसंधान एवं विकास करना। इसके साथ ही ये क्वेश्चन को हम समराइज रूप में देख लेते हैं एक बार यहाँ पर भी। मानव संसाधन प्रबंधन, किसी भी संस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका मानव संसाधन या कर्मचारी होते हैं।
उसकी क्षमता और कार्यकुशलता पर ही संस्था का भविष्य और वर्तमान निर्भर रहता है। अतः किसी भी संस्था के प्रबंधकों के सामने संस्था की उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम मानव संसाधन की नियुक्ति, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन जैसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जो मानव संसाधन प्रबंधन या मानव संसाधन विकास कहलाते हैं। आवश्यकता और उद्देश्य। किसी संस्था के लिए निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करने हेतु मानव संसाधन विकास आवश्यक है: अस्तित्व तथा स्थिरता के लिए, वृद्धि और विकास, परिवर्तन और विविधता के लिए, क्रियाकलापों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पुनः तालमेल करना, प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने वाली भूमिका का निर्वाह करना, उपभोक्ता की संतुष्टि द्वारा सद्भावना और प्रसिद्धि अर्जित करना। मानव संसाधन विकास के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं आती हैं: कार्य विश्लेषण, कार्य विवरण, कार्य मूल्यांकन, भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और प्रेरणा। अब देखते हैं मास मीडिया, संचार के माध्यम। संचार के अनेक उपकरण हैं, जिनमें प्रमुख रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो, दूरदर्शन और केबल टीवी शामिल होते हैं। मुख्य रूप से इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। मुद्रित माध्यम को प्रकाशन में आए 500 वर्षों से अधिक बीत चुके हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 20वीं सदी की देन है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आविष्कार के साथ ही संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व गति आई है। मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया। सन 1450 में जर्मनी में जॉन गुटेनबर्ग के मुद्रण का आविष्कार करते ही साक्षर समुदाय के लिए संचार वरदान बन गया। विकसित देशों में समाचार पत्र जीवन की अनिवार्य ज़रूरतों में गिना जाता है। अमेरिका में 95% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके बाद रूसी अखबार प्रेमियों की गणना होती है। भारत में 18वीं सदी के अंत में यानी सन 1780 से अखबार का पदार्पण हुआ। आज देश के हर क्षेत्र में भाषा में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तेजी से हो रहा है। हर वर्ष इनकी प्रसार संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। बहुसंस्करणीय, संदेह संस्करणीय प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के विकास के साथ निरंतर बढ़ते ही गए। रोचक लेआउट, सुरुचिपूर्ण साज सज्जा और श्रेष्ठ मुद्रण के कारण इनके प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ता जा रहा है। अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से समाचार पत्र भी हर वर्ग के लिए उनकी रुचियों के अनुरूप सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। खेल, फिल्म, कला, बाजार भाव, राजनीति, उठापटक, जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित समाचार पत्रों के द्वारा प्रदान की जाती है। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन भी संचार का अंग है, जो विभिन्न उत्पादों के संबंध में जानकारियां देते हैं। सामाजिक विज्ञापन घातक रोगों से बचाव, सामाजिक प्रदूषण के परिहार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का भी संदेश देते हैं, जैसे एड्स से बचाव, टीकाकरण और स्वच्छ पेयजल को अपनाने की प्रेरणा। धूम्रपान, नशीली दवाओं के सेवन को त्यागने की मंत्रणा सामाजिक विज्ञापनों के एग्जाम्पल हैं। जनमत की सशक्तता, सांस्कृतिक चेतना, मूल्यों को स्थापित करने में समाचार पत्र सहायक हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का विशेष योगदान स्मरणीय है। समाज सुधार का हर आंदोलन समाचार पत्र को अपना प्रवक्ता मानता है। दूरदर्शन। मार्शल मैक्लुहान के अनुसार सूचना क्रांति में जो महत्व गुटेनबर्ग द्वारा आविष्कृत मुद्रण का था, उससे भी अधिक महत्व दृश्य श्रव्य माध्यम दूरदर्शन का है। प्रकाश, रंग तथा ध्वनि से साक्षरता प्राप्त टेलीदर्शक सजीव विवरण को अधिक रुचिकर पाते हैं। इसलिए दूरदर्शन सूचना, शिक्षण और मनोरंजन का प्रमुख साधन बनता गया। पर टेलीविज़न काफ़ी महंगा माध्यम है। दूसरे, छोटी स्क्रीन समाचार परिवेश को पूरी तरह जीवंत भी नहीं कर पाती। रेडियो और दूरदर्शन दोनों ही निरक्षर व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए अति उत्तम साधन सिद्ध हुए हैं। रेडियो तो संचार का काफ़ी सस्ता साधन भी सिद्ध हुआ है। उसकी अन्य विशेषताएं उसका विद्युत रहित क्षेत्र में भी सुना जा सकना और समाचार स्थल
अथवा घटना स्थल से ही बिना किसी तामझाम के प्रसारण कर सकना भी था। दूरदर्शन की अधिक महंगी उपकरण सामग्री विद्युत की अनिवार्यता के बाद भी दृश्य शक्ति के कारण लोकप्रियता का कारण रही है। चलचित्र यानी कि फिल्म। विद्युतीय संचार माध्यम में चलचित्र एक महत्वपूर्ण विधा है। इसकी दृश्य श्रव्य संचार की क्षमता इसकी अपार लोकप्रियता का कारण बनी है। सबसे पहले सन 1824 में पीटर मार्क रोजेट ने छवि को पर्दे पर उतारने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का व्यावहारिक रूप सेल्यूलाइड पर लुईस डागर ने 1860 से 70 के दशक में प्रस्तुत किया। आरंभिक चलचित्र मात्र मनोरंजन के उद्देश्य से बने थे, बाद में उसमें और लक्ष्य भी सम्मिलित होते गए। सन 1926 में वार्नर ब्रदर्स ने प्रथम चलचित्र का निर्माण किया। इसके पहले मूक चलचित्र का युग था। चलचित्र के सर्वप्रथम जन प्रदर्शन का कार्य अमेरिका में 1896 में संपन्न हुआ। यहीं 1903 में पूर्ण लंबाई का चलचित्र प्रदर्शित हुआ। 1935 से चलचित्रों में रंगों का उपयोग भी शुरू हो गया। भारत चलचित्रों का बड़ा उत्पादक है। फिल्म उत्पादन में भारत का संसार में दूसरा स्थान है। हर वर्ष 1000 के लगभग चलचित्र बनाने वाले इस देश में पहली फिल्म 1913 में बनी, जो कि एक मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म थी। नृत्य, नाट्य, गीत, संगीत की इस मिलीजुली विधा ने लोगों को अपने जादू में बांध लिया। ये निरक्षर जन समुदाय को आसानी से प्रभावित कर रही थी, लेकिन मनोरंजन ही नहीं, सामाजिक मुद्दों पर भी ये चलचित्र जागरूकता फैला रहे थे। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, जाति प्रथा निषेध, छुआछूत निषेध, छात्रों की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न आदि चलचित्रों के विचारोत्तेजक कथानक रहे हैं। बहुमाध्यम यानी कि मल्टीमीडिया क्या है? ग्लन ओकेसेनेराइटर के अनुसार कंप्यूटर के क्षेत्र में नवीनतम प्रविष्टि बहुमाध्यम शैल चित्रों, पांडुलिपियों, मुद्रण, रेडियो और दूरदर्शन के पदचिह्नों का अनुसरण करती मनुष्य की बलवती अभिव्यक्ति की आकांक्षा है। कंप्यूटर की तकनीक के सहारे अपनी कल्पना, छवियों और विचारों को साकार करने का सशक्त माध्यम है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया विषय आरेखीय यानी कि ग्राफिक, ध्वनियों, सजीव आरेखीय चित्रण, एनिमेशन और दृश्य तत्वों का समन्वित रूप है। यह एक ऐसा एकीकृत अभिकलन परिवेश है जो आंकड़ों के विविध प्रारूपों को ग्रहण करता है, संबंध अनुसार उनको एकीकृत करता है, प्रकलित करता है और उपयोगकर्ता के निर्देशानुसार उन्हें प्रदर्शित करता है। इन कार्यों के संपादन के लिए प्रणाली द्वारा बहुसंचार साधन के आंकड़ों का भंडारण, संचरण, संसाधन एवं निर्माण भी वांछित है। बहुमाध्यम परियोजना का उपयोग करने वाला जब उसका उपयोग कर अपनी अभिव्यक्ति करता है तो यह संचार का दोहरा रूप होता है। इसे इंटरैक्टिव बहुमाध्यम की संज्ञा दी जाती है। जब उपयोगकर्ता के मार्गदर्शक तत्व भी किसी परियोजना में समाहित होते हैं तो वह हाइपर माध्यम बन जाता है। बहुमाध्यम के रूप में प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेलीविज़न स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले तथ्य या विषय मिलकर दृश्य, श्रव्य छवियों का ऐसा समायोजन तैयार करते हैं जो संचार के सभी अंगों से युक्त होता है। कंप्यूटर की भाषा HTML या DHTML में तैयार की जाती है। वेबसाइट भी बहुमाध्यम का अंग है। इंटरैक्टिव होना बहुमाध्यम की अपरिहार्यता नहीं है। सिने दर्शक या टेलीविज़न दर्शक की भांति मान मुद्रा में स्क्रीन निहारता दर्शक भी बहुमाध्यम का प्रापक हैं। संचार के इस निष्क्रिय प्रापक को यदि इस उपक्रम में स्वयं भाग लेने की सुविधा मिलती है तो वह सक्रिय प्रापक बनकर सूचना का प्रवेश द्वार बन जाता है। अपने प्रापक की सक्रिय प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सूचना प्रेषक को इस माध्यम में अति सजगता होना जरूरी है। संदेश की पटकथा, कलात्मक सज्जा, रोचक तत्व ही उसे प्रापक
के लिए ग्राह्य बनाते हैं। बहुमाध्यम की बढ़ती लोकप्रियता ने उसे वाणिज्य, विज्ञापन, शिक्षा, राजनीति और मनोरंजन के क्षेत्र में अति लोकप्रिय बना दिया है। इस माध्यम से पुस्तकें, फिल्में, खबरें, विश्वविद्यालयों के विद्वानों के व्याख्यान पर बैठे ही नेटिजन व्यक्तियों को उपलब्ध हो सकेंगे। किसी शहर के लिए सैलानियों को आवास, भोजन स्थान के नक्शे, भाषाओं की जानकारी ऑनलाइन ट्रैवलॉग पर सुलभ होना बहुमाध्यम का ही चमत्कार है। कंपनियों को आंकड़े उपलब्ध कराना, शोध छात्रों को नवीनतम वैज्ञानिक शोध की जानकारी देने वाले बहुमाध्यम उद्योग में संचार विशेषज्ञों को भी खासी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बहुमाध्यम की उपयोगिता, जहां कहीं और जिस किसी भी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना या संदेश की इच्छा की जाती है, वह सब बहुमाध्यम के क्षेत्र में समाहित होते हैं। पारंपरिक संचार को भी अधिक रोचक और संप्रेषणीय बनाने की क्षमता बहुमाध्यम में है। यह अधिक मनोरंजन भी सिद्ध हो रहा है। एक अमेरिकी सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि श्रव्य माध्यमों के संदेश को स्मरण शक्ति में धारण क्षमता केवल 20% है। श्रव्य दृश्य की समन्वित धारण क्षमता मस्तिष्क में 60% पाई गई है। बहुमाध्यम और व्यापार व्यवसाय। बहुमाध्यम एवं व्यापारिक गतिविधियों में प्रस्तुतिकरण, प्रशिक्षण, विक्रय, विज्ञापन, उत्पादों का प्रदर्शन, आंकड़ों, वर्गीकरण आदि सम्मिलित हैं। वॉइस मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा ने इस क्षेत्र में असातीत संभावनाओं को जन्म दिया है। व्यावसायिक कौशल की दृष्टि से भी बहुमाध्यम ने ऐसी लोकप्रियता हासिल की है कि अमेरिका में विमान की उड़ान में तैनात कर्मचारी आतंकवादियों से निपटने के गुण भी बहुमाध्यम से सीख रहे हैं। विक्रय क्रय से जुड़े लोगों को बहुमाध्यम उत्पादों को बेचने के कौशल में दक्ष बना रहा है, तो लड़ाकू विमानों के चालक उड़ान भरने के पहले कुछ पल बहुमाध्यम के साथ बिताना यानी कि मल्टीमीडिया के साथ बिताना हितकर मानते हैं। एनिमेशन के सहारे स्टील तक बनाने की प्रक्रिया इस माध्यम से सीखी जा रही है। बहुमाध्यम तथा शिक्षा, मल्टीमीडिया और एजुकेशन। स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच मल्टीमीडिया अद्भुत रूप से सफल हुआ है। अध्यापन की यह प्रक्रिया कक्षा में अध्यापक के सामने बैठकर पढ़ने के काफ़ी निकट है। जहां अब तक शिक्षक केवल छात्र को पढ़ा रहे थे, वहीं अब विद्यार्थी स्वयं अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर अपने ज्ञान भंडार को समृद्ध करने में समर्थ हैं। इस माध्यम में स्क्रीन पर उजागर होती छवियां सत्य में स्वयमेव ग्राह्य बन जाती हैं। जंगल के एक शेर के बारे में किसी छोटी कक्षा में अध्यापक छात्र को केवल बता सकता है। उनकी गतिविधियां, दहाड़, शिकार, उनकी आकृति को महसूस नहीं करा सकता, पर कंप्यूटर पर माउस क्लिक करते ही शेर की दहाड़, छलांग, उसका परिवेश उसे छात्र के सामने साकार करता है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान की बारीकियां बहुमाध्यम से सुबोध होती जा रही हैं। कंप्यूटर शब्दों का सही उच्चारण, वर्तनी की शुद्धियों और अशुद्धियों में अंतर बताकर उचित संप्रेषण करता है। मेडिकल कक्षाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विविध मामले अध्ययन के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन मामलों की पेचीदगियां हृदय रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सकों का अन्य प्रकरणों में मार्गदर्शन करती हैं। बहुमाध्यम की इस सफलता से प्रोत्साहित होकर मार्च 1995 में ही अमेरिकी प्रशासन ने आदेश दिए थे कि सन 2000 तक देश की हर कक्षा, पुस्तकालय, रोग निदान केंद्र और अस्पताल को सूचना की इस अति उच्च तकनीक से जोड़ दिया जाए। बहुमाध्यम ने स्कूली छात्रों की रचनात्मकता को उकसाने में भी सफलता पाई है। कई अमेरिकी स्कूलों में छात्रों ने अपने स्वयं की इंटरैक्टिव कंप्यूटर पत्रिका बनाने में सफलता अर्जित कर ली है। यह दोहरे संचार का एक विशिष्ट उदाहरण है, जहां छात्रों ने अपने नगरों के मेयर, अधिकारियों, व्यवसायियों, अभिभावकों आदि से प्रश्न पूछकर कार्यक्रम तैयार किए हैं। आप हमारी जगह होते तो क्या करते? बहुमाध्यम घरेलू उपयोग के लिए आम घर गृहस्थी की वस्तु भी बन चुका है।
घरेलू उपभोक्ता अपने कंप्यूटर और सीडी रोम के सहारे अपनी दैनिक आवश्यकताओं संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। सूचनाओं की प्राप्ति के लिए होटल, स्टेशन, दुकानों, बाजारों आदि में कार्यरत बहुमाध्यम प्रणाली 24 घंटे सूचनाओं के प्रसार के लिए उपलब्ध हो रही है। कंप्यूटर सेटों से जुड़े प्रिंटर इन जानकारियों के मुद्रित रूप भी उपलब्ध कराते हैं। संग्रहालयों के कंप्यूटरों में जानकारी से संचित भंडार की जानकारियां देते हैं, वह कर्मचारियों का विशाल समूह भी उपलब्ध नहीं करा सकता। जनसंचार माध्यम पर ये शॉर्ट नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पुस्तकालय और सूचना केंद्र, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, बॉम्बे साइंस लाइब्रेरियन एसोसिएशन, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता, रक्षा वैज्ञानिक सूचना और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और लाइब्रेरी नेटवर्क। इनमें से हमने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को उठाया है, जिसके बारे में हम थोड़ी आपको जानकारी दे देंगे। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में एक राष्ट्रीय डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। पूरे राज्य में पुस्तकालय की 37 शाखाएं हैं, इसकी 37 ब्रांचेज हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की। इंडिया में है ये, और ये जो है पब्लिक लाइब्रेरी है। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1951 को हुई थी। दिल्ली में है ये, और इसकी 37 ब्रांच है। पुस्तकालय की स्थापना 27 अक्टूबर 1951 को यूनेस्को और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पड़ोसी परियोजना के रूप में की गई थी। पुस्तकालय परियोजना 1944 की, जब श्री रामकृष्ण डालमिया जनरल सर ने क्लाउड ओचिन लेक पुस्तकालय भवन के निर्माण के लिए आवश्यक अधिकतम राशि दान की थी। फरवरी 1950 में भारत सरकार और यूनेस्को ने इस परियोजना को शुरू करने के लिए सहमति व्यक्त की और पुस्तकालय आधिकारिक तौर पर 27 अक्टूबर 1951 को खोला गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 से 1953 के बीच पुस्तकालय भवन का अधिग्रहण किया गया। 1955 में स्पष्ट रूप से यूनेस्को ने भारत सरकार को स्थानांतरित पत्र दे दिया। पुस्तकालय अपने पत्रों के दिनों से ही छात्र, सलाहकार और सामाजिक शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। पुस्तकालय ज्ञान, सूचना और संस्कृति के प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। यह तेजी से महसूस किया जा रहा है कि पुस्तकालयों को केवल उधार देने वाली पुस्तकों के लिए एक केंद्र के रूप में काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक मजबूत संगठन के रूप में विकसित होना चाहिए, जो बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनके अपने पाठकों के बीच समुदाय तालमेल बनाने के लिए समर्पित हो। आज के इस लेख में आगे ये जो क्वेश्चन है ये डेटाबेस पर है। डेटाबेस क्या होता है उसको हम समझेंगे। वैसे तो कंप्यूटर में ही हम इसको समझ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार। आज के इस लेख में हम जानेंगे कि डेटाबेस क्या है, व्हाट इज़ डेटाबेस, ठीक है। परंतु इससे पहले जो डाटा क्या होता है इस बारे में थोड़ा जानते हैं। डाटा वह इन्फॉर्मेशन है जिसे कंप्यूटर या अन्य डिवाइस द्वारा प्रोसेस और स्टोर किया जाता है। यह अन्य कोई टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, ऑडियो या किसी अलग तरह का डाटा हो सकता है। अगर आसान शब्दों में कंप्यूटर डाटा का उदाहरण दें तो आपको कंप्यूटर की फाइल और फोल्डर में जो भी चीज़ें स्टोर हैं उन्हें हम कंप्यूटरी भाषा में डेटा ही कहते हैं, ठीक है। ये गूगल से लिया हुआ डाटा है हमारा, तो थोड़ा उसके वर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इग्नोर करिएगा। इसी तरह से जब हम कंप्यूटर में किसी कंपनी के एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स जो इस प्रकार का डाटा है को रो और कॉलम के रूप में स्टोर करते हैं तो वो डाटाबेस कहलाता है। चलिए अब डाटाबेस के संदर्भ में आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं, जिससे आप डेटाबेस का मतलब क्या है अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। आसान शब्दों में डेटा को सिस्टमैटिक कलेक्शन को हम डेटाबेस कह सकते हैं। मतलब डाटा का सिस्टमैटिक कलेक्शन को हम कहेंगे डेटाबेस। वो इसलिए क्योंकि इसे काफ़ी व्यवस्थित बनाया जाता है ताकि डेटा को आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सके। डेटाबेस का मूल कार्य डेटा मैनेजमेंट को आसान बनाना होता है।
चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। किसी यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों का एक स्टूडेंट रिकॉर्ड तैयार करना है, जिसमें उन्होंने हर स्टूडेंट का नाम, क्लास, सब्जेक्ट और पेरेंट्स नेम, ये सब इन्फॉर्मेशन अपने पास किसी बड़े रजिस्टर में लिख कर रखनी है, जिससे उन्हें आगे किसी स्टूडेंट के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए वो रजिस्टर में रॉ कॉलम्स टेबल्स खींचकर उसमें डाटा को नंबरवार बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, जिससे उन्हें आगे वो जानकारी ढूंढने में आसानी होगी। अब यदि हम इसी स्टूडेंट रिकॉर्ड को बिल्कुल ऐसे ही व्यवस्थित तरीके से टेबल और कॉलम और रो में लिखकर इसकी फ़ाइल को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, तो वो डाटाबेस कहलाती है। जब किसी डेटा को इस तरह से लिखा जाता है तो उसे टेबुलर डाटा कहते हैं। कंप्यूटर में डेटाबेस बनाने के लिए DBMS सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। इसी सॉफ्टवेयर की मदद से हम कभी भी डेटाबेस में स्टोर इन्फॉर्मेशन को डिलीट, चेंज और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने कंप्लीट किए क्वेश्चंस। तो चलिए फिर यहाँ पर आपका 106 जो है वो यूनिट फिनिश होती है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा इसको। मिलते हैं कल की वीडियो में। और कल हम, क्योंकि 106 के बाद जो 105 और 104 है वो प्रैक्टिकल है, थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, तो हम कल की वीडियो में 103 कोड की फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।